नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे हाथरस केस से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। सीबीआई ने दर्ज किया है गैंगरेप का केस। आरोपी संदीप समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद के सीबीआई ब्रांच में एफआईआर दर्ज हुई है। तो आपको बता दें कि अब हाथरस केस को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है और हाथरस केस में जो रिपोर्ट दर्ज की गई है, यानी कि एफआईआर दर्ज की गई है, सीबीआई ने वो गैंगरेप का केस दर्ज करके की है और आरोपी संदीप समेत अन्य के खिलाफ ये केस गाजियाबाद के सीबीआई ब्रांच में दर्ज किया है। और साथ ही आपको बता दें कि सीमा पाहुजा जो कि डिप्टी एसपी हैं, वो उनके नेतृत्व में ये जांच की जा रही है और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, जिसमें संदीप समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है गैंगरेप का और हत्या का। हालांकि इस पूरे मामले की जांच फिलहाल एसआईटी कर रही है। अब क्योंकि सीबीआई इस पूरी जांच को करेगी, हैंडओवर कर दिया गया है सीबीआई को, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या एसआईटी की जांच चलती रहेगी या फिर एसआईटी की जांच रुक जाएगी। हालांकि कुछ दिनों पहले आपको बता दें कि ये खबर सामने आई थी कि एसआईटी ने अपनी जांच के लिए जो उनको अंतिम दिन था उसे दिन बढ़ा दिए गए थे और 10 दिन का उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था जांच के लिए। 7 दिन के लिए रिपोर्ट उनको सौंपनी थी सरकार को, यानी कि 7 दिन के अंतर्गत रिपोर्ट सौंपनी थी सरकार को, एसआईटी को, लेकिन इतने में जांच पूरी नहीं हो पाई, इसलिए अब वो बढ़ा दिए गए। 10 दिन का वक्त और एसआईटी को दे दिया गया, लेकिन फिलहाल अब ये जांच सीबीआई को दे दी गई है, यानी कि अब इस पूरे मामले की कमान सीबीआई के हाथ में है। और सीबीआई ने अब एफआईआर दर्ज की है, जो कि गैंगरेप और हत्या के केस में दर्ज की है। आरोपी संदीप समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद के सीबीआई ब्रांच में एफआईआर दर्ज की गई है और डिप्टी एसपी सीमा पाहुजा इस पूरे मामले की जांच करेंगे, जिनके नेतृत्व में सीबीआई जांच करेगी। तो डिप्टी एसपी सीमा पाहुजा जिनके नेतृत्व में ये जांच होगी। गाजियाबाद के सीबीआई ब्रांच में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी संदीप समेत अन्य के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। सीबीआई ने गैंगरेप का केस दर्ज किया है। तो एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और शुभम हमारे साथ हाथरस से जुड़े हुए हैं। पहले सीधा चलते हैं हम शुभम के पास। शुभम, इस पूरे मामले पर अब सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई है। सीबीआई ने केस दर्ज किया है गैंगरेप का और साथ ही हत्या का, और आरोपी संदीप समेत अन्य के खिलाफ ही केस दर्ज किया गया है क्योंकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो इस वक्त किस तरह की चहल पहल देखने को मिल रही है? सीबीआई कब तक इस पूरे मामले की जांच करना शुरू कर देगी? हाथरस कब पहुंचेगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हाथरस में सीबीआई ने आज केस दर्ज कर लिया है और कई जिलों में ये केस दर्ज किया गया है। संदीप में जो तीनों अन्य आरोपी सबको आरोपी बनाया गया है और फिलहाल आज से पहले आपको बता दें कि एसआईटी इसकी जांच कर रही थी। मुख्यमंत्री ने जब सीबीआई की सिफारिश की थी, उसके बाद आज से सीबीआई ने इसको जांच टेक ओवर किया है और मुकदमा भी कायम कर लिया है। अब जैसे ही सीबीआई यहाँ हाथरस आती है तो उससे पहले सारी बिंदुओं पर जांच करेगी और अपने हिसाब से करेगी। आज से पहले एसआईटी ने जो जांच की थी वो उसने अलग अपने पहलू से की थी। सबसे पहले एसआईटी ने 7 दिन का वक्त लिया था, लेकिन बाद में उसने 10 दिन का समय भी बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब देखना होगा कि एसआईटी के बाद जो सीबीआई आती है तो वो कितना समय लेती है और कितने समय में इसको जांच पूरी करती है। बिल्कुल शुभम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज परिवार जाने वाला है लखनऊ, जहां पर कल सुनवाई होनी है, तो किस तरह का माहौल है हाथरस में? इस वक्त हाथरस में मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे वहां किस तरह की हलचल देखी जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल 12 तारीख है और जो पीड़िता का परिवार है उस घर के सभी 5 सदस्य आज पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में 1:30 बजे यहाँ से निकलेंगे, जिसको लेकर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस की मौजूदगी में ये लोग सारे लोग जाएंगे और घर के 5 लोग वहाँ जाएंगे और कल हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, एसके हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एसके, इस पूरे मामले में गैंगरेप और हत्या के तहत ये केस दर्ज किया गया है। जिस तरीके से शुरुआत से सवाल है गैंगरेप को लेकर, संशय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में जब सीबीआई ने ये मामला दर्ज किया तो सीधा गैंगरेप का केस दर्ज किया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से एसआईटी मामले की जांच कर रही थी और उसके पहले जब चंदपा पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया था तो पहले जो केस दर्ज हुआ था वो छेड़खानी और मारपीट का केस था। लेकिन उसके बाद फिर जब बयान जैसे जैसे पीड़िता के बदले उनके परिवार की तरफ से तहरीर आई तो 10 दिनों बाद ये केस गैंगरेप में बदल गया था। हालांकि जो सीबीआई की अगर हम बात करें तो जो सीबीआई ने केस दर्ज किया है उसमें 302, 307 और 376 डी और उसके अलावा SC ST एक्ट की धाराओं में भी केस दर्ज हुआ है। तो ये 4 वो
महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है। हालांकि आरोपी वही हैं जिनको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी पुलिस के कब्जे में है और वो जेल भेजे जा चुके हैं। लेकिन अब सीबीआई उस 14 तारीख की जो पहली एफआईआर चंदवा पुलिस ने दर्ज की थी, जिस दिन पहले दिन पीड़ित के परिजनों ने एक तहरीर चंदवा पुलिस को दी थी जिसमें पीड़िता के साथ मारपीट और उसके साथ अभद्रता करने की बात कही गई थी, छेड़खानी की बात थी, तो उस तहरीर को पूरी तरीके से सीबीआई ने अपना आधार बनाया है कि क्योंकि जो सीबीआई ने आज केस रजिस्टर्ड किया है उसमें 14 तारीख की वो तहरीर की कॉपी भी लगाई गई है जो पहले दिन चंदवा पुलिस ने दर्ज की थी। तो हम कहें कि कहीं ना कहीं वो पहले दिन से ही सीबीआई जांच करेगी जो पहले दिन का केस था, जिस दिन से इस मामले की शुरुआत हुई। हालांकि जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा और पीड़िता की स्थिति खराब हुई तो जो बाद में बयान आए कहीं ना कहीं वो बयान बदले, परिजनों के भी बयान बदले और पीड़िता ने भी अपने बयान में बदलाव किया और लास्ट तक ये मामला गैंगरेप तक पहुंच गया। हालांकि सीबीआई ने पूरे मामले को गैंगरेप की धाराओं में भी दर्ज किया है। अब देखना यह होगा कि जब सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी तो यह जांच प्रथम 14 तारीख से लेके 29 तारीख तक का जो भी घटनाक्रम हुआ है जिसमें रात में शव जलाने तक की बात है, इन सारे बिंदुओं की जांच होगी। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में एक सांप्रदायिक और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश इसके पीछे की गई, कहीं ना कहीं वो भी जांच का विषय होगा। और जहां तक एसआईटी का मामला है, एसआईटी को 7 दिन का समय था, उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो 10 दिन का समय उसका बढ़ाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब चीजें बदली हैं और जहां तक हम एसआईटी की बात करें तो एसआईटी अब जो हाथरस से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें गैंगरेप और साथ ही साथ में उसकी मौत से जुड़ी हुई चीजें हैं जिसमें परिजनों के बयान हैं जो पीड़ित परिजन लगातार दे रहे हैं, वो अब जांच एसआईटी नहीं करेगी। अब एसआईटी का दायरा जो होगा वो जो उत्तर प्रदेश में जाति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर था वो जांच वो करेगी और बाकी की इसकी लेकिन एक बात और देखी गई कि सीबीआई की सिफारिश तो की थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सिफारिश की थी, लेकिन उसके बावजूद एसआईटी का जो काम है इस जांच को लेकर वो देखा गया उसको कुछ ज्यादा ही गति के साथ किया गया। उनको वक्त दिया था 7 दिन का जिसमें वो जांच पूरी नहीं हो सकी, उसके बाद 10 दिन का वक्त उनको और दे दिया गया और ये देखा गया कि उस 10 दिन में सीबीआई जो एसआईटी टीम जांच कर रही थी वो गति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी तो क्या एसआईटी को रोक दिया जाएगा? हालांकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि अगर राज्य सरकार चाहे तो अपनी जो जांच है उसको जारी रख सकती है, यानी कि एसआईटी को अगर रोकना चाहे तो रोक सकती है और अगर एसआईटी को जांच करने देना चाहती है तो कर सकती है। तो क्या देखने को मिलेगा आगे? जहां तक उम्मीद है कि अब एसआईटी की जांच हाथरस के जो चंदपा थाने में दर्ज एफआईआर है उस मामले से संबंधित नहीं होगी और एसआईटी की अब तक की जो भी रिपोर्ट है, जो जांच में चीजें एसआईटी को मिली हैं, जो जानकारी एसआईटी ने अब तक इकट्ठा की है वो सारी जानकारी सीबीआई को हैंडओवर होगी। क्योंकि अगर हम बात करें सीबीआई के केस की तो सीबीआई ने जो चंदपा थाने में पहला केस दर्ज हुआ था उसको अपना आधार बनाया है, तो निश्चित तौर पर मामला वही होगा। हालांकि अभी भी विपक्ष और परिजनों की तरफ से एक बयान लगातार आ रहा है कि जो सीबीआई जांच हो रही है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। हालांकि सीबीआई ने आज अपना केस दर्ज कर लिया, कल शाम को नोटिफिकेशन जारी होता है और सुबह ही सीबीआई केस दर्ज करने के बाद अपनी एफआईआर की कॉपी भी मीडिया को दे देती है। तो कहीं ना कहीं मामले में तेजी जरूर दिखाई गई है, कल से लगातार तेजी हुई है। तो उम्मीद यही है कि एसआईटी ने जो चीजें अब तक इकट्ठी की हैं उनको वो सीबीआई को सौंपेगी। और जहां तक एसआईटी का सवाल है और उसकी जांच का सवाल है तो जो 7 दिन का समय था वो पूरा हो चुका था, 10 दिन का समय बढ़ाया गया था, उसमें से भी 6 दिन हो चुके हैं। तो अब ऐसी स्थिति में एसआईटी के पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं बची हुई हैं। जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट थी वो एसआईटी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भी सौंप दी थी, जिसके बाद एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हुई थी। तो हम कहें कि एसआईटी को जिस वजह से जांच सौंपी गई थी वो वजह लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि डीएम की भूमिका की बात जरूर है, लेकिन अब जब सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी तो निश्चित तौर पर इन सारे पहलुओं की भी जांच होगी। तो अब देखना यह दिलचस्प जरूर होगा कि जब सीबीआई अब केस दर्ज कर ली है और पूरा केस टेक ओवर कर ली है तो निश्चित है कि अब एसआईटी का कोई मकसद नहीं बनता है। हालांकि जो अंतिम रिपोर्ट होगी, प्राथमिक रिपोर्ट पर कार्रवाई भी हो चुकी है एसआईटी की, जो अंतिम रिपोर्ट होगी उम्मीद है कि वो 2 से 3 दिन के अंदर एसआईटी अपनी फिल कर देगी और अपने सारे दस्तावेज और जो अब तक की जांच रिपोर्ट है वो सीबीआई को वो हैंडओवर करेगी। ठीक है, इसके लौटते हैं तो आपके पास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरव गाजियाबाद से। गौरव, गाजियाबाद में सीबीआई ब्रांच में एफआईआर दर्ज की गई है और यहाँ पर संदीप के साथ ही अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें कई धाराओं में ये केस दर्ज हुआ है और एससी एक्ट के तहत ये केस दर्ज हुआ है। किस तरह की हलचल इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि एफआईआर दर्ज रेप केस में हुई है, साथ ही साथ एससी एक्ट भी लगाया गया है और कई अन्य धाराएं यानी कि मारपीट 302 साल के साथ साथ कई अन्य धाराएं भी दर्ज की गई हैं। संदीप में इसमें मेन आरोपी बनाया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रेप को डिनाई कर देते हैं।
तथ्यों के आधार पर। वहीं दूसरी तरफ जब सीबीआई जांच शुरू होती है तो एफआईआर में रेप को सबसे पहले प्राथमिकता पे दर्ज किया जाता है, रेप और हत्या। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पूरे केस में जो जांच है सीबीआई के हाथ में है और सीबीआई जल्द से जल्द बड़े खुलासे करेगी, जल्दी अच्छे तरीके से जांच करेगी। और इसमें जो डिप्टी एसपी है सीमा, वो इसकी जांच करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है और आज इस पे मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद कहीं ना कहीं परिजनों को राहत भी दी जाएगी। जी, इस जांच के लिए सीबीआई कब तक हाथरस पहुंचेगी? क्योंकि आज तो एफआईआर दर्ज हो गई है, काफी समय से ये देखा जा रहा है कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, लेकिन सीबीआई ने अपनी जो कार्रवाई है वो आज से शुरू की है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो, क्योंकि आज एफआईआर दर्ज हुई है। तो अब जांच आगे की कब से शुरू होगी, कब हाथरस पहुंचेगी? क्या एसआईटी रहेगी या नहीं रहेगी? एसआईटी को हटा दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए सीमा, सबसे बड़ी चीज ये है कि एसआईटी अलग विंग है, वो अपनी जांच करेगी और जांच रिपोर्ट वो मुख्यमंत्री को सौंपेगी। और वहीं जो सीबीआई है वो सेंट्रल से है, और तो यहाँ जो सीबीआई की जांच होगी वो जांच एक अलग पहलू से शुरू होगी। और जांच में एफआईआर जो दर्ज की गई है वो भी कुछ प्राथमिक जांच की गई थी सीबीआई की खुफिया टीम की तरफ से, और देन उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई जिसमें रेप की धाराएं लगाई गई हैं, जबकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार पहले भी रेप को डिनाई कर चुके हैं। उसके बावजूद सीबीआई ने जब जांच शुरू करी तो रेप, हत्या और कई धाराओं में अगर ये बात कहें कि सीबीआई ने आधार उसी एफआईआर को बनाया है जो कि चंदप्पा थाना क्षेत्र में, यानी कि चंदप्पा थाने में जो पीड़िता के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई है, उसी के तहत, उसी के आधार पर सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज की है। जी बिल्कुल रितु, सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्य आरोप वो है जब लड़की का डेथ स्टेटमेंट जो है उसी स्टेटमेंट के आधार पर एफआईआर दर्ज होनी थी, और उसी स्टेटमेंट के आधार को बनाते हुए सीबीआई ने भी इसमें रिपोर्ट दर्ज की है और एफआईआर दर्ज की है, और उसी पर जांच शुरू की जाएगी। ठीक, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद गौरव आपका। एसके, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी खबरों पे जानकारी लेंगे आपसे। तो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और आपको बताते कि गैंगरेप, हत्या के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है और जल्दी ही इस पूरे मामले की जांच शुरू हो जाएगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से है। योगी सरकार में बेटियों के गुनहगारों पर कहर। रेप के मामलों में 5 अपराधियों को फांसी हो चुकी है और 193 मामलों में आजीवन कारावास की सजा मिली है। 2019 में महिला संबंधी मामलों के कुल 15,116 मामले निस्तारित किए गए हैं। क्राइम इन इंडिया के आंकड़ों में यूपी को सफलता मिली है और महिलाओं के खिलाफ अपराध में सजा के मामले में यूपी को पहला स्थान मिला है, जबकि प्रदेश में 2016 के मुकाबले 2020 में रेप के मामलों में 42% की कमी देखी गई। महिला अपहरण के मामलों में 39% की कमी आई है। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो एनसीआरबी की ओर से प्रकाशित क्राइम इन इंडिया के अनुसार यूपी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जानकारी के लिए। एसके, इस बार उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर घेरे में रही है यूपी सरकार की। महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, लेकिन अगर आंकड़ों की बात यहाँ पर करें और जो एनसीआरबी की ओर से प्रकाशित क्राइम इन इंडिया की रिपोर्ट आई है उसमें यूपी को पहला स्थान मिला है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विपक्ष को भी। हालांकि ये आंकड़े एनसीबी के जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष पिछले करीब 2 महीनों से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर हमले बोल रहा है, वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर हमले हो रहे हैं। और खासतौर पर आरोप यही है कि कानून व्यवस्था, महिला अपराध, बाल अपराध और उसके अलावा भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले हैं। हालांकि जो रिपोर्ट आई है वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जरूर एक राहत लेकर आई है, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े इस रिपोर्ट में है वो जरूर ये दर्शा रहे हैं कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आने के बाद किस तरीके से महिला बाल अपराधों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की है। जहां तक कार्रवाई की बात है तो 5 लोगों को अब तक इन अपराधों में सजा दी जा चुकी है, फांसी की सजा हो चुकी है, और उसके अलावा 193 से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं। उसके अलावा 15,000 से ज्यादा मामले 2019 तक, अभी 2020 का आंकड़ा नहीं आया है, 2019 तक ही इनको निस्तारित किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जो महिला अपराध को लेकर हालांकि केस बड़े पैमाने पर हुए, क्योंकि 15,000 से ज्यादा केस ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर महिला और बाल अपराध हुए हैं, लेकिन इन अपराधों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई भी की है। ये आंकड़े ये बता रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने जरूर ये हमले बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध हो रहे हैं, जिले दर जिले घटनाएं हो रही हैं, बावजूद इसके जो है कार्रवाई उस हिसाब से नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए राहत जरूर है। हालांकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, उनको मंत्र दे रहे थे किस तरीके से वो लोगों के बीच जाए, जो विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहा है उसके जवाब दें, तो कहीं ना कहीं उसमें भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति मेंटेन हो, चाहे वो पुलिस की भर्ती का मामला रहा हो या फिर अपराधों को लेकर
लेकर तेजी से विवेचना कर उनको निस्तारित करने का मामला रहा हो, लगातार कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और महिला हेल्पलाइन 181 और 1090 पर भी जो लगातार महिला और बाल अपराधों से जुड़ी हुई शिकायतें आई, उनका तेजी से निस्तारण किया गया हो, क्योंकि ये सारी चीजें ऑनलाइन हैं, तो ये सारी चीजें कोई भी देख सकता है। ये बताने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी की थी, लेकिन जब अब एनसीबी ने आंकड़े जारी किए हैं तो कहीं न कहीं अब वो आंकड़े ये जरूर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इन अपराधों को लेकर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। तो जरूर हम कहें उत्तर प्रदेश के लिए सरकार के लिए राहत की बात है और विपक्ष को एक जवाब जरूर है इन आंकड़ों के माध्यम से। जी ठीक है, इसकी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और क्राइम इन इंडिया में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। कांग्रेस नेता से बदसलूकी का मामला सामने आया है। महिला आयोग की अध्यक्ष नाराज और संज्ञान लिया है। वीडियो ट्वीट कर महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा बोली कि सभी बीमार दिमाग वाले लोग राजनीति में कैसे आते हैं। उपचुनाव में टिकट कटने पर कांग्रेस जिला कार्यालय में हंगामा हुआ था, तो महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने वीडियो ट्वीट किया है और नाराजगी जताई है। देवरिया में महिला कांग्रेस नेता से बदसलूकी का ये मामला, जिसमें महिला आयोग की अध्यक्ष नाराज और संज्ञान लिया। वीडियो ट्वीट कर महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि सभी बीमार दिमाग वाले लोग राजनीति में आखिर आते कैसे हैं। उपचुनाव में टिकट कटने पर कांग्रेस जिला कार्यालय में यह हंगामा हुआ था और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सचिव सचिन इसमें बैठक कर रहे थे, जिसमें महिला नाराज थी क्योंकि उपचुनाव में टिकट नहीं मिला और उसके बाद महिला ने हमला कर दिया सचिन के ऊपर, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की महिला के साथ, जिसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तो महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए इस वीडियो को ट्वीट किया है। तो महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, जिन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आखिर सभी बीमार दिमाग वाले लोग राजनीति में कैसे आते हैं। तो रेखा शर्मा, जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष है, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये सभी बीमार दिमाग वाले लोग राजनीति में कैसे आते हैं, संज्ञान लिया जाएगा। तो रेखा शर्मा, जिन्होंने ट्वीट करके नाराजगी जताई है। इस पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी की जा रही है। हालांकि महिला नाराज थी और हमला किया था राष्ट्रीय सचिव सचिन के ऊपर, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की, मारपीट की महिला के साथ, जिसके बाद महिला आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने के लिए ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है ट्वीट करते हुए कि सभी बीमार दिमाग वाले लोग राजनीति में आखिर कैसे आते हैं, संज्ञान लिया जाएगा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो कि आगरा से है, जहां पर बुजुर्ग की दुकान पर पहुंचे जिलाधिकारी और कांजी बड़ा नहीं बिकने पर वीडियो वायरल हुआ था। डीएम प्रभु नारायण सिंह ने बुजुर्ग की दुकान से खरीदे कांजी बड़े सरकारी सहायता देने की बात भी कही। जानकारी इकट्ठा करने के लिए थाना इंचार्ज को निर्देश भी दे दिया है। तो कमला नगर थाना क्षेत्र में है बुजुर्ग की दुकान, जहां पर डीएम प्रभु नारायण सिंह पहुंचे, सरकारी सहायता देने की बात भी कही और साथ ही इंचार्ज को, यानी कि थाना इंचार्ज को निर्देश भी दे दिए मदद करने के लिए। तो कमला नगर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की दुकान है, जहां पर कांजी वड़े नहीं बिक रहे थे और इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जिलाधिकारी उस दुकान पर खुद पहुंचे। डीएम प्रभु नारायण जिलाधिकारी और जो बुजुर्ग की दुकान पर पहुंचे और कांजी बड़े खरीदे, साथ ही सरकारी सहायता देने का आश्वासन भी दिया और जानकारी इकट्ठा करने के लिए थाना इंचार्ज को निर्देश भी दे दिए हैं। रात हो गया, फिर जाओगे सब पैक कर दो। बरेली से खबर है, जहां पर छात्रा ने परिवार के खिलाफ वीडियो वायरल किया है। परिवार पर जबरदस्ती शादी कराने का आरोप लगाया है। दूसरे व्यक्ति से जबरदस्ती संबंध बनाने का भी आरोप लगाया है। छात्रा ने कहा, मैं पढ़ना चाहती हूं, घर वाले जबरदस्ती गलत काम कराते हैं। छात्रा ने वीडियो वायरल कर न्याय की गुहार लगाई। न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या की बात भी कही है। इज्जत नगर थाना क्षेत्र का मामला है, यानी कि बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर छात्रा ने वीडियो बनाया है और इस वीडियो में अपने ही परिवार के ऊपर आरोप लगाया है। छात्रा ने कहा है कि मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन परिवार जबरदस्ती शादी करवाने पर तुला हुआ है। साथ ही दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने का भी आरोप लगाया है। कहा है कि परिवार मजबूर करता है, गलत काम करवाता है और अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो कुछ इस तरह का आग्रह, इस तरह न्याय की गुहार छात्रा की तरफ से। इस चीज़ के सबूत भी हैं।
मैं मानसिक तनाव से गुजर रही हूँ। अगर मैंने कुछ कर लिया मानसिक तनाव में आकर, तो इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। कल मैं एसएसपी बरेली में पेश भी हुई थी, तब जो कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी फ्रेंड रचना को बिना वजह फंसाया जा रहा है और उसे धमकी दी जा रही है कि तुझे करियर में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे 22 तारीख को थाना इज्जत नगर में बंद किया गया पूरी रात, जबकि मेरे 164 के बयान होने थे। इसलिए उन लोगों ने, जो मेरे भाई और जो मेरे घर वाले हैं, उन लोगों ने मिलके और अनिल पाल ने मिलके मेरे घर पे गाड़ियाँ लगवाई, 30-40 लड़के इकट्ठे की और मुझे घर से उठाने की कोशिश भी की गई। मैं थाना इज्जत नगर में भी कई बार पेश हो चुकी हूँ। मैंने वहाँ पर भी अपने बयान दिए, लेकिन वहाँ की पुलिस उल्टा मुझ पर ही दबाव डाल रही है। कॉलोनी तो न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या की बात भी कही है। इज्जत नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर छात्रा ने खुद बताया है कि परिवार किस तरीके से जबरन शादी करवाने के पीछे पड़ा हुआ है और साथ ही एक लड़के के साथ यानी कि दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के लिए भी मजबूर करता है, गलत काम करवाते हैं। शादी करवाने का आरोप लगाया है कि जबरदस्ती शादी कराने के लिए भी कहते हैं और ये भी कहा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अयाज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अयाज, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर छात्रा ने न्याय की गुहार लगाई है। जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि साफ छात्रा ये बात कह रही है कि मैं थाने में पेश भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या है पूरा माजरा? बताना चाहेंगे मैडम, ये सीटेट की छात्रा है। ये लगातार वीडियो वायरल करके इससे पहले एसएसपी कार्यालय भी जाके मिल चुकी है। हालांकि आश्वासन उसे मिला था कार्रवाई का, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हो पाई। उसका सीधा ये कहना है कि परिवार वाले उस पर दबाव बनाते हैं गलत काम करने के लिए, जिससे कि उसे कई परेशानियों का और माइंड डिस्टर्ब भी चल रही है। उसने कहा आत्महत्या करने का सीधा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को ठहराया है उसने। उसका परिवार शादी के लिए दबाव बना रहा है, गलत काम करने के लिए दबाव बना रहा है। कई लोगों से ऐसा हो चुका है और जो लगातार वीडियो वायरल में भी आपने देखा और उसमें कह रही है वो सीधी कि मुझसे मैं भी पढ़ना चाहती हूँ और किसी तरीके की कोई दबाव से अभी नहीं गुजरना चाहती है परिवार, लेकिन बार बार उस पर दबाव यही बना रहा है शादी करें, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाने के लिए भी यहाँ पर जो परिवार वाले हैं वो प्रेशर डालते हैं, जिसके बाद ये वीडियो बनाया गया है छात्रा की तरफ से और ये भी कहा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो कि गाजियाबाद से है, जहां 6 फैक्ट्रियों पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। प्रदूषण फैलाने वाली 6 फैक्ट्रियों को सील कर लिया गया है। काफी लंबे समय से ये अवैध फैक्ट्रियां चल रही थी। एसडीएम सदर डीपी सिंह की ओर से ये फैक्ट्रियां सील की गई हैं। तो थाना सिहानी गेट क्षेत्र के हिंडन बिहार इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर 6 फैक्ट्रियों पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। काफी समय से ये अवैध रूप से चल रही थी। प्रदूषण फैलाने का आरोप है इन फैक्ट्रियों के ऊपर। प्रदूषण फैलाने वाली 6 फैक्ट्रियों को ये सील कर दिया गया है और एसडीएम सदर डीपी सिंह की ये कार्रवाई है, जिन्होंने ये फैक्ट्रियां सील करवाई हैं। थाना सिहानी गेट क्षेत्र के हिंडन बिहार इलाके का ये पूरा मामला।